शादी के नए नए दिन थे, उमंगों से भरे हुए। शुरुआत के दिनों में तो शोहर के इल्तफात बहुत ज्यादा ही बीवी पर होते हैं। कोई ना कोई तोहफा तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए जरूर लाता है। मेरे शोहर की सारी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी और मेरे घर वाले भी हैदराबाद रहते थे। शादी के चंद दिन बाद ही सब लोग वापिस चले गए। मैं और मेरा शोहर अकेले ही रहते थे। मुझे बिलाशुबा गुलाब के फूल बहुत पसंद थे और उनकी खुशबू तो और भी भाती थी, लेकिन मेरा शोहर मेरे लिए रोज रोज बस हाथ में पहनने वाले गजरे ही लाता था। मैंने शादी के चंद दिन बाद ही किचन संभाल लिया था, क्योंकि यहाँ कोई सास नंद तो थी नहीं, नखरे उठाने वाली, और काम भी कुछ ज्यादा नहीं होता था। मेरे शोहर 4 बजे ही ऑफिस से लौट आता था, फिर पूरा वक्त हम साथ ही गुजारते थे। अक्सर उसके साथ मैं बाइक पर बैठकर घूमने चली जाती, कभी कभी तो खाना भी हम बाहर से ही खा कर आते थे। लेकिन अगर रास्ते में भी रेड सिग्नल पर बाइक रुकती और वहाँ कोई भी, तो मेरा मियाँ लाजमी गजरे खरीद कर मुझे पकड़ा देता कि इसे पहन लो। एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया, आप मेरे लिए सिर्फ गजरे ही क्यों लाते हैं? दुनिया जहाँ की और भी बहुत सी चीजें होती हैं लाने के लिए। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मुझे तो बस यही पसंद है, तुम्हारे हाथों की खूबसूरती इनसे और भी बढ़ जाती है। मैंने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। पहले पहल तो मैं गजरा पहन लेती थी, लेकिन फिर मैं उसे किचन में एक कील के साथ लटका देती कि किचन में फूलों की खुशबू आती रहे। लेकिन एक बार जब मेरे शौहर ने किचन में वो गजरे देखे तो मुझ पर गुस्सा करने लगा, कहने लगा, मेरे लाए हुए तोहफे की तुम यूं नाकदरी करती हो। मैं सोच भी नहीं सकता था, पहली बार उसने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी सिर्फ गजरे न पहनने पर। मैंने कहा, इसे पहनकर बर्तन धोना, रोटी बनाना मुश्किल होता है। लेकिन वो मुझे खफगी से बोला, तुम काम करके पहन लिया करो, लेकिन इसे अपने हाथों में पहने रखा करो, मुझे ये तुम्हारे हाथों में अच्छे लगते हैं। हमारी शादी को 1 महीना गुजर गया था और मेरा शौहर मतवातर से गजरे लेकर आता था। मुझे तो लगा शादी के शुरू के दिनों में ही शौहर ऐसे चौंचले करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ शौहर की मोहब्बत भी पुरानी हो जाती है। ऐसा ही हुआ था कि मेरा शौहर अपने ऑफिस के काम में ज्यादा तवज्जो देने लगा था, लेकिन एक आदत उसकी अब भी वैसे ही थी, वो था गजरे लाना। वो हर रोज गजरे लाना नहीं भूलता था, लेकिन गजरे मैं घर के सब कामों से फारिग होकर पहनती थी। मगर कुछ दिन से जैसे ही गजरे पहनती, उसकी खुशबू से मुझे नींद आने लगती थी। मैं नींद से ऐसी बेहाल होती कि खाना खाते ही जल्दी से किचन संभाल कर कमरे में चली जाती। बेड पर लेटते ही मुझे नींद आने लग जाती। कुछ ही देर में मैं सो जाती थी। फिर मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। सुबह जब मैं उठती तो मेरा जिस्म दर्द से चूर होता और मेरे बाल भी खुले बिखरे हुए होते। मेरा मियाँ बराबर में सो रहा होता। पहले पहल मुझे लगा कि शायद मैं थकन की वजह से सो जाती हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या नींद कि रोज ही मैं बेहोशों की तरह सो जाती थी। एक बार मैंने वो गजरे कमरे में जाते ही उतार कर रख दिए और लेट गई। हैरत मुझे इस बात पर हुई कि आज मुझ पर नींद की खुमारी नहीं चढ़ी थी। कुछ देर बाद जब मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे जागता देखकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन फौरन चेहरे के तासुरात बदल गया। तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? वो ये कहकर बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, हाँ, आज नींद नहीं आ रही। मेरी बात सुनकर उसने मेरी कलाइयों की तरफ देखा और मुझसे कहने लगे कि तुमने गजरे क्यों उतार दिए? वो बेड से उठा और ड्रेसिंग से गजरे उठाए और मेरे हाथ में पहना दिए। फिर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर में मैं फिर नींद की वादियों में खो गई। जब मैं सुबह उठी तो पूरा दिन मिली कि मुझे नींद की खुमारी गजरे पहनने की बात होती है। पहला ख्याल मुझे यही आया कि शायद इसमें कोई नशा है जो सूंघते ही मुझे नींद आने लगती है। दूसरा ख्याल ये आया कि मेरा शौहर मुझे गजरों में भला क्यों नशा डाल कर देगा। बज़ाहिर तो हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने खुद अपने ख्यालों को झटका और घर के कामों में मसरूफ हो गई, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि गुलाब और मोतियों के गजरों में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आखिर मेरा शौहर ये क्यों रोज उठा लाता है और फिर मुझे पहनने पर भी इसरार करता है। एक बार मैंने वो गजरे पहन तो लिए, लेकिन उन्हें सूंघने से इज्तनाब करती रही। इसका हाल ये हुआ कि मुझे नींद की इतनी गनूदगी नहीं हुई जितनी रोज होती थी। मैंने कमरे में जाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे गौर से देखने लगा। जब उसे ये यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ, वो कमरे से बाहर निकल गया और मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैं उठी और कमरे से बाहर निकल कर देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा लॉक था। मेरे शौहर ने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया था, मगर क्यों? मैंने जल्दी से कमरे में मौजूद खिड़की को खोलना चाहा जो लाउंज में खुलती थी, लेकिन वो भी बाहर से बंद थी। मुझे ये हैरत होने लगी कि मेरे शौहर ने आखिर मुझे कमरे में बंद क्यों किया है।
आखिर उसके साथ मसला क्या है। अब मुझे ये तो यकीन हो गया था कि यकीनन वो गजरों में कोई नशा आवर दवा डालता है ताकि मैं सो जाऊं, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है कि मैं नींद के नशे में रहूं, और वो मुझे नींद में रखकर आखिर करना क्या चाहता है। मेरे जहन में बहुत से सवालात पैदा होने लगे, वो क्यों ऐसा कर रहा है। बहरहाल मैं काफी देर तक जाग कर उठती रही और मुझे फिर नींद आने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे बराबर में ही लेटा था। जब वो ऑफिस चला गया मैंने दूसरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जहाँ बैठकर वो अपने लैपटॉप पर लगा रहता था और कहता था कि वो ऑफिस का काम कर रहा है। मैंने साइड टेबल, ड्रेसिंग सब कुछ देख लिया। फिर जब अलमारी खोली, सामने देखकर मेरे होश उड़ गए थे। एक लड़की के झुमके वहाँ रखे थे। वो देखकर तो मुझे अपने मियाँ पर गुस्सा आने लगा कि उसका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। लेकिन रात को जब वही झुमके मेरे शौहर ने मुझे दिए और कहा वो मेरे लिए लाया था, दूसरे कमरे में संभाल रखे थे, तो मेरा शक जाता रहा। एक पहेली तो अब तक बाकी थी कि वो मुझे सुलाकर मेरा दरवाजा लॉक करके आखिर करता क्या है। एक बार मैं अपने मियाँ के कपड़े धो रही थी कि उस कमीज पर लाल लिपस्टिक के निशानात नजर आए। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। एक बार उसके कमरे में से मुझे एक खातून के जूते नजर आए जिसे बेड के नीचे छुपाया गया था। मैं हैरान हुई कि ये क्या माजरा है, क्या वो रात को किसी गैर लड़की को लेकर आते हैं। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। किस मिजाज का था ये शख्स, बीवी के होते हुए ऐसे घटिया शौक पाल रखे थे। मुझे रात भर लॉक करके ये शख्स किसी औरत को घर लाता है। रात तक मैं बेहद परेशान रही थी। जब मेरा शौहर मेरे लिए गजरे लाया मैं चुप सी हो गई। मैंने वो गजरे उसके सामने तो पहन लिए, लेकिन कमरे में जाकर उतार दिए और सोने का नाटक करने लगी। जब मेरा शौहर कमरे से निकलकर दरवाजा लॉक करने लगा तो मैं उठ गई। मैंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, इसलिए उसे दरवाजा खोलना पड़ा। कमरे का दरवाजा खुलते ही वो मुझे देखने लगा कि मैं उठ कैसे गई। मैंने कहा मेरा दम घुट रहा है, आप रोज दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पीने बाहर आना चाहती हूँ, तो दरवाजा बंद होता है। मेरी बात पर ना जाने क्यों वो नजरें चुरा गए। कहने लगे चलो तुम सो जाओ, मैं दरवाजा बंद नहीं करता, मुझे अभी ऑफिस का काम है, मैं वो दूसरे कमरे में कर रहा हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए और अपना दरवाजा भी बंद कर लिया। मैंने दबे पांव कमरे में झांक कर देखा तो वो लैपटॉप पर मसरूफ थे। मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई। फिर मैं जाकर सो गई। चंद दिन बाद फिर मुझे एक औरत के गले की चेन मुझे दूसरे कमरे से मिली, उसे भी अलमारी में छुपाया गया था। रोज रोज किसी खातून की चीजें ना जाने क्यों कमरे से मिल रही थी। मैं सोचकर परेशान होने लगी थी। एक दिन मेरे शौहर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मैंने सुन ली। वो शायद किसी औरत से बात कर रहे थे। कहने लगे मैं रोज तो तुमसे आता हूँ, वो भी अपनी बीवी से चोरी छुपे, कितनी जतन करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और एक तुम हो कि मेरी मोहब्बत पर शक करती हो। ये बातें सुनकर तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मेरा एतमाद चकनाचूर हो गया था। मेरा दिल टूट चुका था। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और वो किसी गैर की मोहब्बत में मुब्तला था। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। मेरे आंसू और भी बहने लगे कि अगर उन्हें मोहब्बत किसी और से थी तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। मैं सोच रही थी कि सुबह ही अपने मेके चली जाऊंगी, मुझे ऐसे शख्स के साथ जिंदगी ही नहीं गुजारनी। लेकिन सुबह मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ जाकर जो खबर मुझे मिली, मुझे उसकी जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मैं उम्मीद से थी ये सुनकर मेरा था, लेकिन मेरे दिल की खुशी गारत होकर रह गई थी। वो मुझे अपने साथ बांध के रखना चाहता था, औलाद मुझसे और ऐश एक दूसरी औरत के साथ। मैंने कहा मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दें। कहने लगा नहीं, तुम घर पर ही रहो, तुम्हारे बगैर घर में मेरा दिल नहीं लगता। अगली रोज एक मुलाजमा मेरे घर काम करने आने लगी। वो मोहल्ले के और भी 2-4 घरों में काम करती थी और बातूनी भी बहुत थी। कहने लगी ये जो इस गली के नुक्कड़ वाले मकान में जलाल साहब रहते हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उनकी अपनी बीवी अच्छी खासी खूबसूरत है और जिसे अब ब्याह के लाए हैं जरा अच्छी नहीं है। सही कहते हैं लोग के मर्द जात का कोई भरोसा नहीं। उनकी बीवी बच्चों का तो रो रो के बुरा हाल था। उस बेचारी बीवी की भी क्या जिंदगी रह गई थी। उस शख्स के घर को संभाले, उसके बच्चे पाले और वो दूसरी औरत के साथ ऐश करता फिरे। साथ साथ वो बर्तन धो रही थी, साथ ही वो मेरे दुखी दिल को मजीद अजियत दे रही थी। उस जलाल की बीवी का दुख मैं अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही दोराहे से गुजर रही थी। मैं रोने लगी तो मुलाजमा मुझे देखकर हैरान और परेशान सी हो गई। कहने लगी बीबी तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसको अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे बता दी। वो सुनकर मुझे तसल्लियां देने लगी। फिर कहने लगी कि वो एक ऐसे क्रांति बाबा को जानती है जो ऐसे पक्के तावीज देते हैं कि क्या मजाल के शौहर किसी दूसरी औरत पर नजर भी उठाकर देख ले। फिर वो क्रांति बाबा के वादे पढ़ने लगी। ये बताने लगी कि कितने घर उस बाबा की बदौलत उजड़ने से बच गए हैं। मैंने उससे कहा कि किसी दिन वो मुझे भी उस क्रांति बाबा के पास ले जाए। एक दिन मैं अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद मुलाजमा के साथ उस बाबा के पास चली गई।
उसने मेरी बात सुनी और मुझे तावीज दे दिए कि मियाँ को पानी में घोल कर पिला दो। मैंने ऐसा ही किया। मैं अब बाकायदगी से वो तावीज वाला पानी अपने शोहर को पिलाने लगी। वो भी बड़े आराम से पी लेता, लेकिन उसकी रूटीन में कोई खास फर्क नहीं आया था। अक्सर वो ना जाने किससे फोन पर बातें कर रहा था। मुझे देखकर फोन बंद कर देता। मुझे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने वालिदैन के घर चली जाऊंगी। यही बात जब मैंने अपनी मुलाजमा से कही तो वो मुझे मना करने लगी। ना बीबी ना, ऐसा गजब ना करना, ऐसे तो तुम्हारे मियाँ को खुली छुट्टी मिल जाएगी। जलाल साहब की बीवी ने भी यही गलती तो की थी और अब देखो कैसे वो पछता रही है। मैं ये सुनकर डर सी गई थी। ये भी सच था कि मुझे अपने शोहर से मोहब्बत सी हो गई थी। फिर बज़ाहिर तो वो मेरा पूरा ख्याल रखता था। अभी यही फिक्र मेरी जिंदगी से खत्म नहीं हुई थी जब एक और धमाका मेरे शोहर ने मेरे सर पर कर दिया। ऑफिस जब वो लौटे तो उनके साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर तो पूरा घर ही मेरी नजरों के सामने घूम गया। मैं रोने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, आप दूसरी शादी करके आ गए। आपने मेरे बारे में जरा नहीं सोचा। मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। मेरी बातें सुनकर वो बोले, तुम होश में तो हो क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो। ये लड़की मेरी बीवी नहीं है, मेरे बॉस की बेटी है। मेरे बॉस की बीवी इंतकाल कर चुकी है और बॉस को चंद दिन के लिए बाहर के मुल्क जाना पड़ा। ये घर पर अकेली थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने घर ले जाऊं, तुम्हारे साथ रह लेगी। वो लड़की कम उम्र से थी, 10वीं जमात की तालबा थी, कुछ घबराई हुई सी, चुप सी थी। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं कुछ भी उससे पूछती तो मुझे यूं देखने लगती जैसे मुझसे भी खौफ खा रही हो। रात को वो मेरे ही कमरे में सो गई। अभी सोए हुए हमें कुछ ही देर हुई थी कि हमारे कमरे का दरवाजा धक्के से खुला। मैं उठकर बैठ गई। सामने दो अजनबी हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तो उन्हें देखकर बौखला सी गई थी। वो लड़की भी उठ बैठी। वो दोनों नौजवान उस लगे, तुम क्या समझती थी हमारे चंगल से आजादी हासिल कर लोगी। हमारे हाथे जो लड़की एक बार लग जाती है वो मर कर ही खलासी पाती है। वो लड़की उन्हें देखकर रोने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। मैं तो उस लड़की और उन दो मर्दों को देखकर हैरान परेशान थी कि जब पीछे से अचानक पुलिस मोबाइल के हॉर्न की आवाजें आने लगी। उन मर्दों ने भी अपनी जेबों से पिस्टल निकाली, लेकिन जैसे ही वो पलटे मेरे शोहर ने उनके पांव पर फायर कर दिए। वो लोग वहीं तड़पने लगे। मैं और वो लड़की ये सब देखकर खौफजदा से होकर एक कोने में खड़ी हो गई। मेरा शोहर एक ISI का ऑफिसर था। उनका मिशन ऐसे गिरोह की तलाश करना था जो लड़कियों को नशे का आदी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल और हरासा करते हैं और फिर उन्हें आगे दूसरे मुमालिक में बेच देते हैं। कम सिन बच्चियों को खाने की अशिया में नशा दिया जाता था जिससे वो नशे की आदी हो जाए और फिर उनकी गलत किस्म की वीडियो बनाई जाती थी ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। मेरा शोहर रात को मुझे वो नशे की खुशबू वाले गजरे पहनाकर मुझे नींद के हवाले करके मेरा कमरा बाहर से लॉक करके निकल जाता था और वो सारे सबूत इकट्ठे कर ले। इसी सिलसिले में उसे मुख्तलिफ औरतों के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ी जो कि मेरे शोहर पर एतबार करके उसे अपनी सीक्रेट बता सके। इसलिए कभी कभी उनकी कीमती ज्वेलरी उतार कर वो घर ले आता या अपनी गाड़ी में उन्हें उनके घर छोड़ने जाता तो वो अपनी जूती गाड़ी में ही रखकर भूल जाती। शराब के नशे में वो चूर औरतें अपने होश में कम ही होती थी। मेरा शोहर उसकी चीजें घर ले आता और उन पर छोटे छोटे कैमरे लगाकर अगले रोज उन्हें ये कहकर लुटा देता कि वो चीजें उसके पास रह गई थी। फिर अपने लैपटॉप से उस खातून की ज्वेलरी और जूतों की वजह से वो जगह ट्रैप करता था ताकि ऐसे गिरोह को पकड़ा जा सके। वहाँ आजकल कम उम्र लड़कियों को लाकर कैद किया जा रहा था, लेकिन मेरे शोहर को ये नहीं पता था कि ऐसी लड़कियों को छुपाकर कहाँ रखा गया है। उस लड़की को उन्होंने अभी अभी अगवा किया था जिसे मेरा शोहर देख चुका था। उसे वक्ती तौर पर एक होटल के कमरे में बंद किया गया था जिस होटल के नीचे क्लब में मेरा शोहर मौजूद था। उसकी नजर उन लोगों की हर हरकत पर थी। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उस लड़की को कमरे में रखा गया है वो उसे वहाँ से निकाल कर घर ले आया और उसे ये भी समझाया कि वो मुझसे कोई बात ना करे, कुछ भी ना बताए, वो उसे बाहिफाजत उसके घर छोड़ देगा। वो दोनों मर्द भी मेरे शोहर का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। उन्हें लगा ये घाक है और इस बच्चे को उसे यहाँ ले आया है। मेरा शोहर जानता था कि वो लोग इस बच्चे के पीछे जरूर आएंगे, इसलिए वो पुलिस को पहले ही अलर्ट कर चुका था। इसलिए पुलिस बर वक्त पहुँच चुकी थी और पूरा गिरोह गिरफ्तार हो चुका था। वो बच्ची और भी बहुत सी बच्चियां जो उनकी कैद में थी आजाद हो चुकी थी। मेरे शोहर की कारकर्दगी पर उन्हें इनाम भी दिया गया था। कल तक मैं अपने शोहर के किरदार पर शक करती थी और आज मुझे उस पर फख्र हो रहा था। मैं उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही थी, कैसे कैसे शक कर रही थी, जबकि उसका मकसद नेक था। बस वो मुझे बेखबर रखना चाहता था क्योंकि उन्हें अपना कोई भी मिशन बताने की इजाजत नहीं होती। मैंने अपने शोहर की मोहब्बत पर शक किया। हमारे माशरे में शक का बीज औरत के अंदर जल्दी फलता फूलता है और देखते ही देखते उसके घर को तबाही के दानों पर ला खड़ा करता है। मेरा शोहर मुझे घूर कर देख रहा था और मैं उसके सामने अपनी हर बात का एतराफ करने के बाद नजरें झुकाए बैठी थी।
मुझसे कहने लगा, मेरी मोहब्बत में तुमने कहाँ कमी देखी थी जो मुझ पर शक करने की नौबत आई। मैं तो रोज तुम्हें गुलाबों के गजरे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। ये कहकर वो हंसने लगा, कहने लगा कि मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर शक करती थी, मुझे तावीज पिलाती थी और मेरी मोहब्बत देखो कि मैं सब जानने के बावजूद तावीज वाला पानी बड़े आराम से पी लेता था। मुझे तुम्हारा शक करना भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस वजह से तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती थी। तुम्हारी सोच का महवर सिर्फ मैं था। हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी होती है कि हमें अपनी फैमिली को भी सेव करना होता है और अपने काम पर भी पूरा फोकस करना होता है। मैं इसलिए तुम्हें रात को कमरे में लॉक कर देता था ताकि तुम्हें कोई भी मेरे पीछे से नुकसान न पहुंचा सके। और मैं बेवकूफ क्या क्या सोचती रही। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं और मेरा शौहर आज भी मुझे गुला कर देता है, लेकिन इस बार उसमें नींद का नशा नहीं होता बल्कि उसकी मोहब्बत की खुशबू।